शटर आइलैंड 2010 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेसी ने किया और प्रमुख भूमिका में लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं। शटर आइलैंड एक जटिल और गहन फिल्म है जो दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य, गिल्ट, ट्रॉमा और वास्तविकता बनाम भ्रम की गहरी यात्रा पर ले जाती है। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने मन के किन कोनों में छिपे रहते हैं और क्या हम उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं जिनसे हम भागते हैं। फिल्म की शुरुआत समुद्र में एक जहाज पर होती है जिसमें अमेरिकी मार्शल टेडी डेनियल्स और उसका साथी चक ऑल शटर आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। शटर आइलैंड पर एक मानसिक अस्पताल है जिसका नाम है एशक्लिफ हॉस्पिटल, जहां खतरनाक मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। टेडी और चक को एक मरीज रेचल सोलांडो के लापता होने की जांच सौंपी जाती है, जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर महिला है और अपने 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है। टेडी और चक एक नाव से शटर आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां पहले से ही डिप्टी वार्डन उनका इंतजार कर रहा होता है। वह उन्हें एशक्लिफ मेंटल हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए आया है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। वहां तैनात सभी गार्ड्स की पैनी नजरें टेडी पर टिकी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो सभी उसकी हर हरकत को बहुत ध्यान से देख रहे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और संदेह की छाया नजर आती है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी गार्ड्स की नजरें टेडी पर टिकी हैं? इस रहस्य का पर्दा जल्द ही उठेगा। जैसे ही टेडी और चक एशक्लिफ मेंटल हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो उन्हें अपनी बंदूकें और अन्य हथियार सुरक्षा कर्मियों के पास जमा करने के लिए कहा जाता है। टेडी, जो कि काफी अनुभवी और शांत स्वभाव का है, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गन निकालता है और उसे गार्ड्स को सौंप देता है। लेकिन चक को अपनी गन निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा होता है। उसके हाथों में हल्की सी कंपकंपी होती है, जिससे वह अपनी गन का होल्स्टर खोलने में असहज महसूस करता है। टेडी एक नजर चक पर डालता है। चक गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है और आखिरकार अपनी गन निकालकर गार्ड्स को थमा देता है। आगे टेडी और चक को डॉक्टर जॉन काउली से मिलाया जाता है। डॉक्टर जॉन काउली एशक्लिफ अस्पताल में एक प्रमुख मनोचिकित्सक हैं। वह अस्पताल के मरीजों के मानसिक उपचार के लिए जिम्मेदार हैं और उनका उद्देश्य गहरे मानसिक रोगियों के साथ काम करना है। डॉक्टर जॉन काउली टेडी और चक का स्वागत करते हैं। टेडी दीवारों पर कुछ मेडिकल चार्ट्स और मनोवैज्ञानिक चित्र लगे हुए देखता है। काउली टेडी को बताते हैं कि अस्पताल में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें साइकोथेरेपी, दवाइयां और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी शामिल हैं। हालांकि काउली इस बात पर जोर देते हैं कि वह मरीजों के साथ मानवीय तरीके से काम करने में विश्वास करते हैं और हिंसात्मक तरीकों को प्राथमिकता नहीं देते। डॉक्टर जॉन काउली की बातें सुनकर टेडी की भौहें तन जाती हैं। वह कड़े स्वर में कहता है, ये लोग सिर्फ मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं। इन्होंने अपराध किए हैं, हत्याएं की हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे अपराधियों के प्रति हमारे दिल में कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। टेडी अब डॉक्टर जॉन काउली से रेचल सोलांडो के बारे में पूछता है कि रेचल सोलांडो के साथ क्या हुआ, वह यहाँ से कैसे भागी। जिसके जवाब में डॉक्टर जॉन काउली उन्हें बताते हैं कि रेचल सोलांडो बिना किसी निशान के यहाँ से गायब हो गई है। चक, जो अब तक चुप था, डॉक्टर जॉन काउली से पूछता है, उसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? डॉक्टर जॉन काउली गंभीर स्वर में कहते हैं, क्योंकि रेचल ने अपने 3 बच्चों को घर के पीछे वाली झील में डुबो दिया था। फिर डॉक्टर जॉन काउली टेडी को रेचल की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही टेडी उस तस्वीर को देखता है, उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने अतीत की कुछ धुंधली और परेशान करने वाली यादें याद आने लगती हैं और अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठ जाता है। डॉक्टर जॉन काउली उसकी हालत देखकर तुरंत उसे एक दवा देते हैं। फिर वे बताते हैं, रेचल सोलांडो ने कभी खुद को मरीज नहीं समझा। वह यहाँ ऐसे रहती थी जैसे यह उसका अपना घर हो। उसने अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी जिसमें हम सब उसकी आम जिंदगी का हिस्सा थे, जैसे कि दूध वाला, डिलीवरी मैन वगैरह। वह अपने दिमाग में एक भ्रम में जी रही थी ताकि उसे इस बात का एहसास न हो कि उसने अपने ही बच्चों को मार डाला है। इसके बाद टेडी और चक उसकी सेल की जांच करते हैं, जहां टेडी को रेचल के कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। इसका मतलब साफ नहीं होता, लेकिन टेडी इसे सुराग मानकर अपने पास रख लेता है। टेडी डॉक्टर जॉन काउली की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे इस केस में आगे बढ़ने के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों की फाइलें देखनी होंगी।
डॉक्टर जॉन काउली थोड़े सख्त लहजे में कहते हैं, हम इस पर विचार करेंगे। टैडी अपनी बात पर जोर देते हुए बीच में ही कहता है, मुझे फाइलें चाहिए। एक खतरनाक कैदी यहाँ से भाग निकला है। मुझे हर जानकारी की जरूरत है ताकि हम उसे ढूंढ सकें और इस मामले को सुलझा सकें। जवाब में डॉक्टर जॉन काउली टैडी से कहते हैं, मेरी तरफ से जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। अगले सीन में हमें कई पुलिस अधिकारियों को दिखाया जाता है जो रेचल सोलांडो को खोज रहे होते हैं। लेकिन इस दृश्य को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी रेचल को खोजने के लिए गंभीर है। इस माहौल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो पूरी गंभीरता से इस मामले को ले रहा है, टैडी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। वह हर हाल में जानना चाहता है कि आखिर रेचल सोलांडो गई तो गई कहां। टैडी अपने साथी चक के साथ मिलकर हॉस्पिटल के भीतर अपनी जांच को आगे बढ़ाता है। वह एक एक करके सभी से पूछताछ करने लगता है। इसी क्रम में उसे डॉक्टर शीहन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि रेचल सोलांडो का मुख्य डॉक्टर था। टैडी को यह भी पता चलता है कि डॉक्टर शीहन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर पहले ही जा चुके हैं। यह सुनते ही टैडी के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ता है। आखिर डॉक्टर शीहन कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों वह अपने मरीज के अचानक गायब हो जाने के बावजूद हॉस्पिटल से चले गए? टैडी और चक की जांच हॉस्पिटल में लगातार चल रही थी। वे एक एक करके मरीजों से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान वे मरीज कर्न्स से मिलते हैं। टैडी कर्न्स से रेचल सोलांडो के बारे में पूछता है और उनसे कुछ जानकारी साझा करने को कहता है। कर्न्स वही कहानी दोहराती हैं जो पहले डॉक्टर जॉन काउली ने टैडी को बताई थी। वह कहती हैं, रेचल ने अपने तीनों बच्चों को झील में डुबोकर मार डाला और अब भी वह यह सोचती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। इसी भ्रम को बनाए रखने के लिए उसने अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बना ली है जिसमें हम सब अलग अलग पात्र हैं, जैसे डिलीवरी मैन, दूध वाला, पोस्टमैन वगैरह। अब टैडी का ध्यान डॉक्टर शीहन पर जाता है और वह कर्न्स से उनके बारे में पूछता है। डॉक्टर शीहन के बारे में क्या बता सकती हैं? यह सवाल सुनकर कर्न्स के चेहरे पर हल्की घबराहट के भाव आ जाते हैं। वह थोड़ा सहम कर रुकती है और फिर जवाब देती है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वे सबसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं और हमेशा मरीजों की मदद करते हैं। अचानक कर्न्स को पानी की प्यास लगती है और वह पानी मांगती है। चक तुरंत पानी लेने चला जाता है। इतने में कर्न्स जल्दी से टैडी की डायरी उठा लेती है और उसमें एक शब्द लिखती है, रन। वह शब्द लिखकर वह जल्दी से डायरी वापस टैडी को पकड़ा देती है। चक अब पानी लेकर वापस आ जाता है। टैडी डायरी को पॉडडच लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है। वह अपना आखिरी सवाल कर्न्स से पूछता है, क्या आपने कभी एंड्रू लैडिस नाम के किसी शख्स से मुलाकात की है? जिसका जवाब कर्न्स ना में देती है। तफ्तीश खत्म होने के बाद चक और टैडी बाहर निकलते हैं। चक टैडी की तरफ देखता है और पूछता है, आखिर ये एंड्रू लैडिस कौन है? क्यों तुम उसका नाम बार बार पूछ रहे हो? टैडी कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों में पुराने जख्मों की टीस साफ दिखती है। फिर वह धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। एंड्रू लैडिस, उसे आग लगाने का जुनून था। जिस बिल्डिंग में मैं और मेरी पत्नी रहते थे, उसने वहां आग लगा दी थी। उस आग में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जलकर मर गए। टैडी की आवाज में गहरी पीड़ा और गुस्से का मिश्रण साफ महसूस होता है। चक उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर सवाल करता है, लेकिन तुम उसे ढूंढना क्यों चाहते हो? अगर वो मेरी पत्नी की मौत का गुनहगार होता तो मैं तो उसे मार देता। टैडी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने और मेरे साथी डकाओ के कंसंट्रेशन कैंप गए थे जहां एसएस गार्ड्स ने सरेंडर कर दिया था। वहां मैंने अनगिनत लाशें देखी। हमने उन सभी गार्ड्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वो लड़ाई नहीं थी बल्कि हत्या थी। उस दिन के बाद से मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। वह चक से कहता है, चक, तुम्हें पता है एशक्लिफ के इस अस्पताल में कुछ ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ मरीजों के दिमाग पर अजीबोगरीब प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे डकाओ के कंसंट्रेशन कैंप में होता था। जो अत्याचार पहले वहां होते थे वही अब यहाँ चोरी छुपे हो रहे हैं। यह अस्पताल, ये जगह, सब कुछ संदिग्ध है। चक टैडी की बातें सुनता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल साधारण रहती है। वह न तो चौंकता है और न ही किसी आश्चर्य का भाव दिखाता है। चक टैडी की ओर मुड़ता है और सीधा सवाल पूछता है, टैडी, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? टैडी गंभीर स्वर में कहता है, मैं यहाँ सबूत जुटाने आया हूँ चक। मैं इस जगह के रहस्यों को बेनकाब करने के लिए यहाँ हूँ। चक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, टैडी, तुम एक मौके की तलाश में थे। यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिफाइड फेंस लगे हुए हैं।
सोचो, रेचल सोलांडो यहाँ से कैसे गायब हो सकती है? क्या हमने रेचल के होने का कोई भी ठोस सबूत पाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें रेचल की जांच के बहाने यहाँ बुलाया गया और अब तुम्हारी ही यहाँ जांच हो रही है? अब हम दोनों ही यहाँ फंसे हुए हैं। इतने में डिप्टी वार्डन उन्हें लेने भारी तूफान में आ जाता है। वो बाहर से आवाज लगाता है, टैडी, चक। टैडी और चक बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर चक और टैडी फ्रेश होकर वहां चल रही एक मीटिंग में पहुंचते हैं। टैडी सबके सामने पूछता है, कौन है पेशेंट 67? ये वही पेशेंट 67 है जिसका सुराग टैडी को रेचल के कमरे से मिला था। इतने में डॉक्टर काउली उसे बताते हैं, रेचल मिल चुकी है, वो अपने कमरे में है। टैडी तुरंत रेचल को देखने उसके कमरे में जाता है। वह रेचल से पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी? रेचल जवाब देती है, मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर उन्हें स्कूल भेजा, फिर मैंने सोचा कि मैं झील में जाऊं। झील की बातें सुनकर टैडी की आंखों में थोड़ी सी परेशानी झलकती है। रेचल टैडी की तरफ बढ़कर कहती है, मैंने तुम्हें याद किया, और वह उसे गले लगा लेती है। फिर अचानक रेचल पागलों की तरह टैडी पर चिल्लाने लगती है। सब लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। टैडी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। डॉक्टर काउली उसे खाने के लिए दवाई दे देते हैं। टैडी को बिस्तर पर आराम के लिए लिटा दिया जाता है। वो एक सपना देखता है जिसमें वह खुद को कंसंट्रेशन कैंप में लाशों के बीच देखता है। फिर एंड्रयू लैडिस को देखता है। उसके बाद अपनी पत्नी और मरे हुए बच्चों को देखता है जिन्हें वह उठाकर पानी में डाल देता है। इस भयावह सपने से टैडी तुरंत नींद से उठ जाता है और चक से मिलता है। दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि रात में आए तेज तूफान के कारण सारे कैदी इधर उधर तितर बितर हो चुके हैं और चारों तरफ का माहौल बिखरा हुआ है। वे दोनों मौके का फायदा उठाकर वार्ड सी की ओर बढ़ जाते हैं। यह सही समय है वार्ड सी में दाखिल होने का, क्योंकि बिना अनुमोदन के वार्ड सी में जाना मना होता है। वार्ड सी में अंदर जाने के बाद टैडी और चक को एंड्रयू लैडिस दिखता है। एंड्रयू लैडिस उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। टैडी तुरंत उसका पीछा करता है, जिससे वह चक से अलग हो जाता है। अचानक एंड्रयू पीछे से आकर टैडी को गले से दबोच लेता है। चक उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और टैडी खुद को छुड़ाकर एंड्रयू की खूब पिटाई कर देता है। चक और गार्ड्स मिलकर एंड्रयू को अपने साथ ले जाते हैं। टैडी अब अकेला आगे बढ़ता है और एक सेल में उसे एक आदमी दिखाई देता है। टैडी उससे कहता है, मैं तुम्हें शायद जानता हूँ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। वह आदमी कहता है, क्यों दिखाऊं अपना चेहरा? ताकि तुम मुझसे और झूठ बोल सको। वह आदमी टैडी के पास आ जाता है और टैडी उसकी पहचान जॉर्ज नोयस के रूप में करता है। जॉर्ज टैडी को अपने चेहरे के जख्म दिखाते हुए कहता है, मुझे ये जख्म तुमने दिए हैं, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। जॉर्ज की बातों ने टैडी के मन में गहरी चिंता और संदेह पैदा कर दिया था। टैडी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। जॉर्ज ने गुस्से में जवाब दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। उन्हें तुम्हारी सारी चालें पता हैं और वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। वो मुझे लाइट हाउस ले जाकर मेरा दिमाग खोल डालेंगे और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। टैडी ने एक बार फिर कोशिश की, तुम मेरा भरोसा रखो, मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन जॉर्ज की आवाज में अब भी वह हताशा और डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, तुम अभी भी नहीं समझ रहे, ये सब एक बड़ी चाल है, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम अपने पार्टनर के साथ कब से काम कर रहे हो? उसे कितना जानते हो? जॉर्ज की यह बात सुनकर टैडी के दिमाग में संदेह गहराने लगा। टैडी का विश्वास डगमगाने लगा था। टैडी वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब कई सवाल घूम रहे थे। तभी वहां गेट पर टैडी को चक भी मिल जाता है। चक उसे बताता है कि डिप्टी वार्डन और डॉक्टर जॉन काउली यहाँ आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। टैडी चक के साथ उस जगह से पहाड़ियों की तरफ बढ़ जाता है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद चक टैडी से कहता है कि तुम जिस एंड्रयू लैडिस को ढूंढ रहे हो उसका यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। पर अब तक टैडी के मन में चक के प्रति शक उभर चुका होता है। अब टैडी चक से कहता है कि मैं लाइट हाउस की तरफ जा रहा हूँ, मुझे पता करना है कि यहाँ क्या चल रहा है। चक उसे समझाता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम मर जाएंगे। लेकिन टैडी अपना मन बना चुका होता है, वह अकेला ही आगे बढ़ जाता है। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे वहाँ गुफाओं में एक औरत मिलती है। टैडी उससे पूछता है, क्या आप रेचल सोलांडो हैं? उसका जवाब हाँ में होता है और वह बताती है कि एक समय था जब मैं एस्क्लिफ हॉस्पिटल में काम किया करती थी। मैंने अस्पताल में जिस तरीके से इलाज होता है उस पर सवाल उठाया था। उनकी साइकोट्रोपिक ड्रग्स, उनकी सर्जरीज और लोबोटमी पर सवाल उठाया था, जिसमें मरीज को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और फिर एक आइस पिक से उसकी आंख के नर्व फाइबर्स निकाल लेते हैं।
जिससे उसकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ इस शटर आइलैंड में भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं मरीजों पर। वे तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, उन्होंने मुझे भी नहीं जाने दिया। वे तुम्हें भी यहाँ पागल घोषित कर देंगे ताकि वे तुम्हें यहाँ रोक लें। क्या तुमने उनकी दी हुई कोई दवाई, पानी या कॉफी पी थी या खाना खाया है? टैडी कहता है, हाँ, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मुझे खाना पड़ा। यानी कि वे तुम्हारे खून में न्यूरोलेप्टिक नारकोटिक डाल चुके हैं। तुम्हें कभी कभी नाइटमेयर्स भी दिखते होंगे। टैडी रेचल की इन बातों से परेशान और डर से भर जाता है। जाने से पहले वह रेचल से पूछता है, मेरा एक दोस्त था चक, क्या तुमने उसे देखा है? रेचल उसे जवाब देती है, मार्शल, यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। टैडी वहाँ से निकल जाता है और पहाड़ियों के ऊपर फिर से चढ़ जाता है। आगे बढ़ते वक्त उसे वार्डन की कार आती दिखती है। वार्डन अपनी कार उसके सामने रोक देता है, जिसमें बैठकर टैडी फिर से एस्क्लिफ आ जाता है। अब टैडी मौका देखकर अगले दिन लाइट हाउस के लिए सबसे बचते बचाते निकल पड़ता है ताकि वह इस हॉस्पिटल का काला सच पता लगा सके। वह पानी में तैरता हुआ लाइट हाउस तक चला जाता है। वहाँ उसे डॉक्टर जॉन काउली पहले से ही बैठे हुए मिलते हैं। वे डॉक्टर शीहन को कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं और कहते हैं, यहाँ आकर आपको अपने पेशेंट को देख लेना चाहिए। काउली टैडी से पूछते हैं, तुम्हारे हेलुसिनेशंस कैसे हैं? दरअसल टैडी को अपनी बीवी के हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं। टैडी कहता है, मुझे असली रेचल सोलांडो ने यहाँ का सब सच बता दिया है। तुम लोग मरीजों को नारकोटिक ड्रग्स देते हो और उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट करते हो। डॉक्टर जॉन काउली कहते हैं, टैडी, ये साफ साफ झूठ है। टैडी अपने हिलते हुए हाथों को दिखाते हुए कहता है, फिर ये क्या है भला? जिसके जवाब में डॉक्टर जॉन काउली कहते हैं, ये उस इलाज के कारण हो रहा है जो तुम्हें यहाँ पिछले 2 सालों से दिया जा रहा है। पर टैडी इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। वह डॉक्टर जॉन काउली से कहता है, मैं एक यूएस मार्शल हूँ। मैं यहाँ गायब हुई रेचल सोलांडो के केस को इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। डॉक्टर जॉन काउली टैडी से कहते हैं, तुम एक यूएस मार्शल थे। तुम्हें यहाँ वार्ड सी में 67वां मरीज के तौर पर लाया गया था। काउली इन सब बातों को प्रूव करने के लिए एक फॉर्म टैडी को दिखाते हैं। टैडी वह फॉर्म लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है और अपने बारे में लिखी हुई सारी जानकारी पढ़ता है। फॉर्म पढ़कर वह गुस्से से भर जाता है और फॉर्म फेंकते हुए कहता है, ये सब बकवास है, मुझे ये बताओ मेरा पार्टनर कहाँ है? डॉक्टर जॉन काउली अब टैडी को उसका पूरा सच बताते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा नाम टैडी नहीं बल्कि एंड्रयू लैडिस है। तुम यहाँ किसी पार्टनर के साथ नहीं आए थे बल्कि एक मरीज बनकर आए थे। तुम मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे और यहाँ पिछले 2 साल से तुम्हारा इलाज चल रहा है। तुम इस अस्पताल के सबसे खतरनाक मरीज हो। इस अस्पताल में कभी कोई रेचल सोलांडो थी ही नहीं। तुम एक डिटेक्टिव हो। ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। हम सब ने तुम्हारी इस कहानी में हिस्सा लिया, अलग अलग इंसान के रूप में, ताकि तुम्हें कुछ याद आ सके। जिस रेचल से तुम अस्पताल में मिले थे वह इसी अस्पताल की नर्स थी। जिसे तुम अपना पार्टनर कहते हो वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा निजी डॉक्टर है। तुम्हारी पत्नी ने जब तुम्हारे बच्चों को झील में डुबोकर फेंक दिया था तो तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और तुमने उसे चाकू से मार डाला। लेकिन तुम इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तुम यहाँ एक मरीज के रूप में भर्ती हुए, पर तुम ये मानने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण तुम कहानियां गढ़ने लगे और पूरी तरह से भ्रमित हो गए। डॉक्टर जॉन काउली की इन बातों से टैडी, जो असल में एंड्रयू लैडिस है, बेहद गुस्से से भर जाता है। वह काउली और अपने डॉक्टर शीहन पर बंदूक तान देता है और सच बताने को कहता है। डॉक्टर जॉन काउली उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, लॉ ऑन 4, तुम एंड्रयू लैडिस हो और यहाँ अस्पताल में सब तुम्हें एडवर्ड डेनियल्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार तुम्हारी पत्नी, जिसका नाम डोलोरेस चैनल था, से तुमने अपने भ्रम में एक किरदार रचा जिसका नाम रेचल सोलांडो था। इन सभी 4 नामों में एक ही अक्षर इस्तेमाल हुए हैं। यह सब तुम्हारी कल्पना है। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था, लेकिन यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है। ये सब पहले भी हो चुका है, लेकिन तुम ठीक नहीं हुए। अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे ऊपर लोबोटॉमी करने के। फिल्म के अगले दृश्य में एंड्रयू लैडिस को बिस्तर पर दिखाया जाता है, जहां सब लोग उपस्थित होते हैं। टैडी को अपने असली अस्तित्व का एहसास हो जाता है और वह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में एंड्रयू लैडिस है। सभी को लगता है कि एंड्रयू अब ठीक हो गया है। अगले दृश्य में वह अस्पताल के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठा होता है और डॉक्टर शीहन भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। फिर अचानक एंड्रयू डॉक्टर शीहन को चक कहकर बुलाता है और बोलता है, चक, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ कुछ तो बुरा हो रहा है। डॉक्टर शीहन इशारे में डॉक्टर जॉन काउली को बताते हैं कि एंड्रयू अभी भी ठीक नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब है कि अब एंड्रयू पर लोबोटॉमी की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे उसके भावनाएं और पुरानी यादें सब मिट जाएंगी।
क्योंकि उन्हीं की वजह से आज एंड्रयू की यह हालत हुई है। डॉक्टर और गार्ड्स उसे अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे एंड्रयू पूछता है, अच्छा चक, मुझे यह बताओ, इनमें से क्या सबसे खतरनाक है, एक शैतान की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? यह सुनकर डॉक्टर शीहन सन्न रह जाते हैं। वह एंड्रयू की मानसिक स्थिति को लेकर फिर से संशय में आ जाते हैं कि क्या एंड्रयू सचमुच ठीक हो गया है। एंड्रयू उठता है और आगे बढ़ जाता है। डॉक्टर शीहन अब उसे डैडी कहकर पुकारते हैं, पर एंड्रयू न तो इसका कोई जवाब देता है, न ही पीछे मुड़कर देखता है। वह बस आगे बढ़ता रहता है। डॉक्टर और गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। इसी के साथ आज की फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।